हे गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल टेक थिंग्स अगेन, जहाँ पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में और या पर्सनल फाइनेंशियल टॉपिक्स के बारे में। सो इफ़ आई से दैट वी कैन मेक ₹100 करोड़ बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज़, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे फेंकता है साला? नहीं, ये बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि दिस इज़ रियलिटी। यू कैन मेक ₹100 करोड़ बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज़। इसके लिए लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है, तो वो कंडीशंस अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि एट द एंड ऑफ वीडियो यू विल बी एबल टू नो हाउ टू मेक 100 करोड़ रुपीज़ बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज़। सो लेट्स नो व्हाट आर दोज कंडीशंस जो 10 लाख को 100 करोड़ बनाएंगी। सो पहली कंडीशन, एक कसम, एक ओथ लेनी है कि आपको डे ट्रेडर नहीं बनना है कभी स्टॉक मार्केट में आके। यू हैव टू बिकम एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैसे बनना है? इन्वेस्टर वो होते हैं जो एक अच्छे बिज़नेस को आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छे बिज़नेस, अच्छी कंपनीज़ की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दे होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेडर वो होता है जिसने ₹2 का प्रॉफिट देखा नहीं कि उसने प्रॉफिट बिक गया, जिसने ₹5 का लॉस नहीं देखा कि उसने पैनिक करा। हालांकि लॉस देख करके लोग उसको ज़िंदा रखते हैं। मतलब उसको, अगर आपने कोई ₹100 का स्टॉक ख़रीदा है एंड दैट स्टॉक मतलब एक गलत बाई साबित हो जाता है, गलत परचेज होती है, तो हम उसको ₹100 से ₹1 तो आता हुआ देख लेते हैं। लेकिन अब उसको ₹100 से जैसे ही ₹105 जाता है, तो हमारे मन का अंदर का जो लालच और ग्रीड होता है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हम उस स्टॉक को सेल कर दें, और हम सिर्फ़ और सिर्फ 5% के प्रॉफिट में उस शेयर से बाहर आ जाते हैं। जबकि जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, वो इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। सो पहली सीख, टेक एन ओथ दैट यू हैव टू बिकम इन्वेस्टर, नॉट अ ट्रेडर। दूसरी, कीप इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। अब ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स? ये स्पेशली मेरा जो वीडियो है वो टारगेट करता है यंग इन्वेस्टर को, दोज हु आर इन देयर 20s, दोज हु आर देयर इन 30s एंड सम पार्ट। अगर आप 45 के नीचे हैं तो स्पेशली आपके लिए टारगेट करके बनाया गया। नाउ दिस इज़ व्हाट टाइम? दिस इज़ पैनिक टाइम, दिस इज़ पेंडेमिक टाइम। इंटायर इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी नीचे है, कुछ काम नहीं हो रहा है, द मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट हैपनिंग। सिर्फ FMCG, फार्मा या कि कुछ ऐसी बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरतों को अगर छोड़ दें तो पीपल आर नॉट स्पेंडिंग इन क्लॉथ्स, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग इन ज्वेलरी, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग इन टू ऑटोमोबाइल। तो किसी भी लग्जरी आइटम में कोई भी स्पेंड नहीं हो रहा है। तो हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज कंपनी एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और दिस इज़ द टाइम कि अगला 4 से 5 साल जब स्टॉक अपने नीचे लेवल पे हैं, 52 वीक या अपने लाइफ टाइम हाई से करीबन 40-50% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम गो एंड ग्रैब गुड क्वालिटी कंपनी विद गुड मैनेजमेंट। नाउ तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कीप इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पहले मैंने बताया कि अगले 4 साल 5 साल तक आप लगातार इन्वेस्टमेंट करो। तीसरी कंडीशन ये है कि कीप इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको मल्टी बिलियनर बनना है, अपने 10 लाख को 100 करोड़ में कन्वर्ट होते हुए देखना है, तो यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन दैट मार्केट। सो एक आध दो एग्जाम्पल बता देता हूँ कि अगर स्टॉक, सपोज बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो 2009 में 2008 का जो करेक्शन आया था, अगर आप लोगों में से किसी को याद हो, सब प्राइम क्राइसिस US की, तो 2009 में बजाज फाइनेंस का भाव होता था ₹5 या ₹4.5। अगर उस टाइम पे किसी ने बजाज फाइनेंस को बाई करा था और उसने जैसे ही 9 या 10 या ₹15 का भाव देखा, उसे लगा कि मेरे पैसे तो 2 से 3 गुना हो गए, तो वो स्टॉक मार्केट से बाहर आ गए, उस प्रॉफिट को बुक करा और वो बाहर आ गए। और कई ऐसे इन्वेस्टर भी हैं कि उस समय उन्होंने कोई स्टॉक खरीदी जो ₹100 का था और वो कंपनी ख़राब हो गई और वो ₹90 का आ गया, तो वो इस स्टॉक से वो बाहर नहीं आए, क्योंकि उनके अंदर ग्रीड था कि नहीं, ये ₹90 मेरा जो है ये फिर ₹100 आ जाएगा। तो लॉस में तो हम अपनी कंपनीज़ को रख लेते हैं, प्रॉफिट में अपनी कंपनीज़ को नहीं रखते हैं। तो बजाज फाइनेंस जिसका एग्जांपल जिसका मैं बात कर रहा था कि जो 2009 में ₹4.5 या ₹5 का होता था, वो ₹15 में लोग निकल गए, आज उसका प्राइस ₹2500। पिछले साल उसने 4,000 का लाइफ टाइम हाई बनाया था, तो ₹5 का स्टॉक 2500 या 4000, जहाँ पे 1000 गुना हो गया। तो अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपका फॉर्च्यून, वो आपका एक पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं जो आपको मल्टी बिलियनर नहीं 10 लाख को 100 करोड़ बनाएगा। चौथी कंडीशन क्या है? बाय राइट एंड सिट टाइट। मेरा अपना इन्वेंट करा हुआ जुमला नहीं है ये,
दिस हैज़ बीन सेड बाई मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का पंच लाइन है, तो वो यही कहते हैं बाय राइट। बाय राइट का मतलब है कि द बिज़नेस यू अंडरस्टैंड वेल, जिसको आप अच्छी तरह समझते हो, उस बिज़नेस को बाई करो और उस बिज़नेस पे भरोसा करो और बैठे रहो 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी टाइम आपके पास है, जितना भी टाइम आप अफोर्ड कर सकते हो, उस टाइम तक रिमेन इन्वेस्टेड एंड कीप इन्वेस्टेड, यू विल सी द रिजल्ट। एक और एग्जांपल बताता हूँ इसको। आप लोगों ने शिवानंद मानकेकर का नाम पता नहीं कितने लोगों ने सुना है या नहीं सुना है। छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, छोटी सी स्टोरी उनकी बीच में डाल देता हूँ। तो शिवानंद मानकेकर फाइनेंस के प्रोफेसर हैं मुंबई में, जो अभी 2-4 साल पहले रिटायर हो गए। जब वो मैकडॉवल की डील हुई थी, डीएगो के साथ जो डील हुई थी, उस डील में उनका नाम बहुत आया था, क्योंकि उनके पास 1 या 2% उस स्टेक की होल्डिंग थी। तो वो उस स्टेक से होल्डिंग की कहानी नहीं है। शिवानंद मानकेकर एक बार किसी मॉल में गए, वहाँ पे उन्होंने बिग बाज़ार का मॉल था, उसके बगल में उन्होंने पेंटालून रिटेल का एक शोरूम देखा था। तो पेंटालून रिटेल के शोरूम को देख के बहुत ही वॉज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड उसके बिज़नेस एनवायरनमेंट से, उसमें जो वैरायटी थी, जो क्वालिटी वहाँ पे कपड़ों की थी, या कि जो भी स्टफ़ पेंटालून के अंदर था, शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब पेंटालून वॉज न्यू इन द मार्केट और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक प्राइस वाइज नहीं कर रहे थे, देन ही इन्वेस्टेड ₹30 लाख इन दैट कंपनी। और उस समय स्टॉक का भाव था 9 रुपये। 9 रुपये में करीबन उसने 2%, 1 या 2% होल्डिंग खरीद ली थी उस कंपनी की। तो कंपनी अच्छी लगी, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करा, उनके प्रमोटर्स के बारे में। किशोर बियानी ग्रुप का है पेंटालून रिटेल, अगर आपको बता दूं तो किशोर बियानी की मार्केट रेपुटेशन हम सबको पता है, उस टाइम पे भी उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती थी। तो ही बिलीव्ड ऑन किशोर बियानीज स्किल्स, और उन्होंने पेंटालून रिटेल में 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा एट द प्राइस ऑफ 9 रुपीज़। एंड इन नेक्स्ट 6 ईयर 9 रुपये का स्टॉक 800 रुपये का हो गया। 800 रुपये, बिलीव मी, 9000% का रिटर्न हुआ था उन्हें, 9000% का रिटर्न हुआ था। और वो रिटर्न कमा करके ही मेड हिज फॉर्च्यून। तो मिस्टर मानकेकर ने करीबन 800 करोड़ रुपए बनाए थे स्टॉक मार्केट से। बिलीव मी, 800 करोड़ रुपए। ही वॉज अ सैलरीड मैन, उनके पास कोई ऐसा फॉर्च्यून, कोई ऐसा बिजनेस नहीं था। ही जस्ट मेड दिस फॉर्च्यून बाय इन्वेस्टिंग हिज सैलरी इनकम। सो नाउ आफ्टर दिस क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर मानकेकर, जिन्होंने 800 करोड़ रुपए मार्केट से बनाए, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे ये भी समझाना है आप लोगों को कि हमारे 10 लाख रुपए, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि 100 करोड़ कैसे बनेंगे, तो वी नीड टू नो द हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट या BSE और निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न लास्ट के 30 ईयर्स में कैसे रहा है। तो लास्ट का 30 ईयर अगर मैं मानूँ तो 1990 से और अभी तक का जो रिटर्न है स्टॉक मार्केट का, यानी BSE का रिटर्न है, दैट इज़ 17% CAGR, यानी कंपाउंडिंग रिटर्न 17% का। तो मार्केट ने कई उतार चढ़ाव देखे। मार्केट ने 94 देखा, जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं थे। मार्केट ने पोखरण परमाणु परीक्षण देखा। मार्केट ने कारगिल वार देखा। मार्केट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कैलेमिटीज़ देखी। मार्केट ने बहुत सारे असैसिनेशन देखे, राजीव गांधी का असैसिनेशन देखा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखी। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, बट इट शुड नॉट बॉदर अ इन्वेस्टर। तो अगर आप, वही मैं कहता हूँ, बाई राइट सिट टाइट, अगर आप अच्छा स्टॉक बाई करते हो एंड बिलीव दैट कंपनी, बिलीव दैट इंडियन स्टोरी, और उस स्टॉक को पकड़ के बैठे रहो अगले 20-30 साल तक, सो यू विल मेक मनी। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे इवेंट हुए, मार्केट हमारा नीचे भी गया, लेकिन पिछले 30 साल का रिटर्न तो एक ऐसा रिटर्न है जिस पे आप यू कैन रिलाई अपॉन कि भाई ये 17% का एवरेज रिटर्न है। और अगर इस 17% की एवरेज रिटर्न को आप एक बेंचमार्क मानो जो पिछले 30 साल में दिया है, और ऐसे ही रिटर्न मार्केट अगले 30 साल में देने वाला है, 100% देने वाला है, बिकॉज मार्केट हैज़ बीन करेक्टेड रियली वेल, तो 100% या 17% की रिटर्न फिर से आएगी। सो नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द डबलिंग पीरियड। डबलिंग पीरियड हमने अपने लास्ट के कई वीडियोज़ में डिस्कस भी करा है। डबलिंग पीरियड क्या होता है कि कितना टाइम हमारे पैसे को डबल होने में चाहिए होता है, मतलब 10 लाख को 20 लाख बनने में कितना टाइम लग, दिस वी नीड टू नो। तो डबलिंग पीरियड क्या होता है, 72 को भी डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी होता है वो जो पीरियड आता है उसे डबलिंग पीरियड बोलते हैं। तो इफ़ आई डिवाइड 72 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 17%, तो रफली 4 या 4.25 साल का जो पीरियड होता है, दिस इज़ डबलिंग पीरियड। जब 10 साल में मेरा पैसा 20 लाख बनेगा, तो अगले 40 सालों में ऐसे मेरे को 10 डबलिंग पीरियड मिलते हैं। अगर मैं एक यंग इन्वेस्टर की बात करूं, हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग हिज फर्स्ट जॉब, और उसने 25 साल की, मतलब 20 से 25 साल के बीच में उसको जॉब मिली, और उसने कैसे भी कोशिश करके
कुछ अपने पेरेंट्स से हेल्प लेके या कि कैसे भी करके उसने 10 लाख रुपए इकट्ठे करे और स्टॉक मार्केट में किसी अच्छी क्वालिटीज़ की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको 10 डबलिंग पीरियड मिलेंगे। 10 डबलिंग पीरियड का मतलब है, कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस 10 लाख वुड बिकम 100 करोड़ इन 40 ईयर इफ़ यू गेट 10 डबलिंग पीरियड। अब आप कहोगे 40 साल कौन वेट करता है? मैं कहूँ 30 साल वेट कर लो भाई, 40 साल नहीं वेट करना, 30 साल वेट करो। सो 30 ईयर में यू विल गेट 7 डबलिंग पीरियड। तो अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख वुड बिकम 12.80 करोड़। हाँ, 12.80 करोड़, विच इज़ ऑल्सो सफिशिएंट आई गेस। तो आप कहोगे 30 साल भी कौन वेट करता है? अरे आप सभी करते हैं। मेरे फादर इन लॉ लास्ट ईयर रिटायर हुए अपनी जॉब से। मैंने उन्हें देखा, ज़िंदगी भर उन्होंने जीपीएफ इकट्ठा करा, पीएफ इकट्ठा करा। क्या मिला उनको रिटायरमेंट में? 50 लाख रुपए। उसी 50 लाख रुपीज़ को कुछ पैसा एफडी में, कुछ पैसा कहीं रख के बैठे हुए हैं, इज़ फीलिंग हैप्पी। बिलीव करो, अगर उनको 5 करोड़ मिला होता तो पागल ही हो गए होते। हमें जब 100 करोड़ मिलेगा, हमें 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी भी, बिकॉज हमें हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट से पैसा कैसे बनता है। तो हमें डबलिंग पीरियड पता चल गया, हमें कितने डबलिंग पीरियड 10 लाख को 100 करोड़ बनाने के लिए चाहिए, या 10 लाख को 12-13 करोड़ बनाने के लिए कितने डबलिंग पीरियड चाहिए। सो वी नीड टू कन्विंस आवरसेल्फ टू स्टार्ट। और जो छोटी मोटे उतार चढ़ाव होते हैं मार्केट के, उनसे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अच्छी क्वालिटीज़ की कंपनी, ऐसे प्रोडक्ट जो आपको समझ में आते हैं, या ऐसी सर्विसेज जो आपको समझ में आती हैं, एंड दोज कंपनी विच हैव गुड मैनेजमेंट। थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़ा सा टीवी देखो, थोड़ा सा हमारे जैसे यूट्यूबर्स को देखो, यू विल गेट टू नो कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं। सो अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। आप कहोगे आपने ओवरव्यू तो दे दिया कि स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल में ऐसे रिटर्न दिए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द स्टॉक्स। जो मैंने ये 10 लाख का 100 करोड़ डिस्कस करा है, 1 लाख का भी 100 करोड़ बनाने वाली ऐसी कई कंपनीज़ हैं, और आई कैन नेम इट ऑन द फिंगर्स। वी टॉक अबाउट HDFC बैंक, वी टॉक अबाउट बजाज फाइनेंस, वी टॉक अबाउट इन्फोसिस। ये सारी कंपनीज़ 90s में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नए स्टार्टअप्स थे, उस समय नए आइडियाज़ थे, नए बैंक थे, नए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थे। इन्होंने आपको करोड़ों कमा के दिए हैं। बस यस, रही बात यही, कंडीशन यही थी, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मार्केट में स्प्लिट होता है, बोनस होता है, डिविडेंड होती है, और यहाँ से आपकी वेल्थ बनती है। डोंट गेट शाई अवे फ्रॉम इक्विटी, डोंट गेट अफ्रेड फ्रॉम इक्विटी, कीप इन्वेस्टेड। और इन दोनों कंपनीज़ के फाइनेंशियल, इन दोनों कंपनीज़ के IPO से लेकर के अभी तक कैसे रिटर्न दिए हैं, ये मैं बताता हूँ वीडियो के इस पार्ट में। So first let's talk about HDFC Bank IPO which was listed in the stock exchange in 1995. So 94 में बैंक स्टार्ट हुआ था, 95 में अपना 19 मई को अपना इनका IPO आया था, और IPO का जो इश्यू प्राइस था वो था 10 रुपये पर शेयर। तो अगर किसी ने उस टाइम पे इस पर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे होते तो नंबर ऑफ स्टॉक उसे मिले होते 1000 शेयर। 10 रुपये का शेयर था, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट करे एंड यू गॉट 1000 शेयर इन योर डीमेट अकाउंट। अब क्या होगी, 18 अप्रैल 2011 को इसका स्प्लिट हुआ था 1:5 का। तो सो एन ओरिजिनल होल्डिंग ऑफ 1000 स्टॉक्स वुड बिकम 5000 स्टॉक्स। 1000 स्टॉक थे, 1:5 का स्प्लिट हुआ, तो इट बिकम 5000 स्टॉक। नाउ अगेन 20th May 2019 यानी लास्ट ईयर, स्टॉक वॉज अगेन स्प्लिट इनटू 1/2 के रेशियो में इसको स्प्लिट हो गया ये। तो जो आपके 5000 स्टॉक की होल्डिंग थी दैट बिकम 10,000 स्टॉक नाउ। अब जो करंट मार्केट प्राइस है, मैं करंट मार्केट प्राइस का जो पिछले 1-2 महीने से लगभग एवरेज प्राइस है वो है 1012 रुपये पर शेयर। हालांकि ये 3 महीने पहले यानी कोविड पेंडेमिक के पहले 1700-1800 रुपये पर शेयर होता था, बट ठीक है मान लेते हैं कि इट इज़ 1012 रुपीज़ पर शेयर। तो अगर वैल्यूएशन इसका देखोगे सो इट बिकम 10 करोड़ 1,20,000। सो आपका जो 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था आपने 1995 में, दैट हैज़ बिकम 10 करोड़ 1,20,000 रुपीज़, एंड दैट्स अ CAGR ऑफ 21.86%। तो जो BSE सेंसेक्स आपको जो एवरेज रिटर्न 17% की दे रहा था, तो दिस स्टॉक हैज़ गिवन 21.86। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कोई सा भी एसेट क्लास आप बताओ, कोई सा भी एसेट क्लास, बी इट इज़ रियलिटी, बी इट इज़ गोल्ड, बी इट इज़ एनी बॉन्ड, बैंक FD, एनी इंटरेस्ट रेट, ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जिसने 10,000 रुपये को 1 करोड़ बना दिया हो। सो इफ़ समवन वुड हैव इन्वेस्टेड ₹1 lakh, दैट वुड हैव बिकम
10 करोड़, और अगर आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट करा होता तो डेफिनेटली 100 करोड़ बन गया होता। तो यहाँ पे 30 साल भी नहीं लगे, 95 यानी 20-25 सालों में, 25 सालों में योर 10 लाख हैज़ बिकम 100 करोड़। और वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल दैट यू पुट 10 लाख रुपीज़ और आपका मार्केट में 100 करोड़ बन जाए। ज़रूरत है तो एक अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करने की और उस पर निवेश करने के बाद बने रहने की। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड स्टॉक विच वी डिस्कस, दिस इज़ बजाज फाइनेंस। तो अगर बजाज फाइनेंस में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बजाज फाइनेंस 2008 के क्राइसिस के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 रुपये में मिल रहा था। तो अगर किसी ने 2009 में जब क्राइसिस ख़त्म हो गई थी, मार्केट रिकवर करने लगा था, 8.5 रुपीज़, 8.5 रुपये में या 5 रुपये में 1 लाख के शेयर खरीदे होते 2009 में, उनकी आज की वैल्यू 2019 की वैल्यू अगर मैं बताता हूँ, जैसे जो बजाज फाइनेंस का रेट था करीबन 2500 या 3000 के भाव में मैं रेट बता रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू 8.5 करोड़ हो जाती है। तो अगेन अ कंपनी, मतलब जिसने आपको, इसने तो आप क्या पीरियड है 2009 से लेकर के अभी तक 11 साल के पीरियड में आपका पैसा 800 गुना हो गया, 900 गुना हो गया। सो दीज आर द स्टोरीज़। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पसंद है, अगर आपको स्टॉक पिकिंग पसंद नहीं है, चलो ठीक है, यू कंसीडर योर सेल्फ लाइक कि आप स्टॉक पिक नहीं कर सकते, यू डोंट वांट टू टेक चांस ऑफ पिकिंग द स्टॉक एंड अपने आप को गलत साबित कर होता हुआ देखना नहीं चाहते। सो यू चूज सम गुड म्यूचुअल फंड, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड मार्केट में देखो, moneycontrol.com में जाओ, मॉर्निंग स्टार इंडिया में जाओ, वैल्यू रिसर्च में जाओ, लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल रिटर्न देखो म्यूचुअल फंड्स का। वो फंड, जो म्यूचुअल फंड 15% से ज़्यादा का रिटर्न या 15 से 20% का रिटर्न पिछले 10, 15, 20 साल से दे रहे हैं, पिक दोज फंड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू दोज फंड। और ऐसे बहुत सारे फंड हैं, HDFC इक्विटी फंड इज़ वन ऑफ द फंड, मतलब ऐसा फंड है। आप बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ले सकते हो, एक्सिस म्यूचुअल फंड के कई फंड स्कीम अच्छा कर रही हैं। सो आप उन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन मेरा कहना ये है कि कम इनटू दिस मार्केट, ये पार्टी FIIs पैसा कमा करके यहाँ से ले जाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा कमा करके ले जाते हैं, लेकिन हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो है, जो इस रैली को मिस करते हैं। सो डोंट मिस दिस रैली, इन्वेस्ट इनटू इक्विटी मार्केट, बी फियरलेस, यू विल मेक द मनी। तो फ्रेंड, आज हम ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। तो हो सकता है, मतलब आई थिंक कि मैंने आपको कन्विंस करा होगा इक्विटी मार्केट में आने के लिए, इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, यंग इन्वेस्टर को थोड़ा सा रिस्क उठाने के लिए मैंने मोटिवेट करा होगा, और आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 40 ईयर कैन बिकम 100 करोड़। अगर 100 नहीं तो 50, 40, 30 कुछ भी बनता है दैट बेट, लेकिन वो बीट करेगा किसी भी एसेट क्लास के रिटर्न को, चाहे गोल्ड हो, चाहे रियलिटी हो। तो मतलब कहने का मतलब कंक्लूजन मेरा ये है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू दिस मार्केट, डोंट गेट फियर्ड बाय अदर एक्सपीरियंस। धीरे धीरे करके SIP रूट से या कि म्यूचुअल फंड रूट से या डायरेक्ट इक्विटी की रूट से यू कम इनटू दिस मार्केट। And if you need any help with respect to your personal finance, be it is tax planning, be it is equity planning, be it is mutual fund planning, you are free to contact me. I'll be more than happy to help you guys. Till then, जब तक हम अगले वाले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले फाइनेंशियल टॉपिक के साथ, keep healthy, keep safe, bye bye.